हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। आज की इस नए क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं एसपी का सेकंड क्लास। इसके पहले हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो देखा था जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था शेयर आवेदन की विधि और शेयर आवंटन की विधि। और दोनों वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपको आंसर्स लर्न कैसे करना है और साथ ही साथ आपको कौन कौन से पॉइंट्स को याद रखना है किसी भी कीमत पे। ठीक है। और आज हम पढ़ने वाले अनियमित अंश आवंटन और अवैधानिक अंश आवंटन। ये दोनों ही क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। फिलहाल मैंने 3-4 साल के पेपर जो चेक किए उसमें 2 बार ही पूछा गया था, मार्च 2018 में और मार्च 2020 में। राइट, 2022 में इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आया था, बट स्टिल चांसेस हैं कि इसे क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिकों में से एक है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि अनियमित अंश आवंटन क्या होता है और अवैधानिक अंश आवंटन क्या होता है। सबसे पहला टॉपिक है हमारा अनियमित अंश आवंटन। ध्यान से सुनना, इसके पहले वाली जो टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था उसमें हम लोगों ने अंश आवंटन कैसे करते उसके बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम पढ़ेंगे अनियमित आवंटन के बारे में और अवैधानिक के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे अनियमित आवंटन का पहले पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे अवैधानिक के बारे में। तो ये टॉपिक मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक है, ये क्लास में सोचा था ले लूंगा लेकिन नहीं लिया मैंने जानबूझ के। तो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, कुछ चीजें बता देता हूँ मैं। जैसे यहाँ पे कुछ बातें आपको याद रखनी है। क्या याद रखनी है कि किसी भी कंपनी में अगर कोई भी कंपनी शेयर प्रकाशित करती है, ठीक है, क्या कहा मैंने, कोई भी कंपनी शेयर प्रकाशित करती है, तो अगर 90% से कम आवेदन आता है तो वो कंपनी अंश आवंटन नहीं कर सकती है। मतलब क्या है, कंपनी शुरू होने से पहले ही क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ये बात याद रखना है। ठीक है, ये आपका है अंश आवंटन संबंधी वैधानिक नियंत्रण है। ठीक है, तो इसमें ये एक पॉइंट है वो याद रखना है आपको। दूसरा ये कोई भी कंपनी जो है वो अंश बट्टा से प्रकाशित नहीं कर सकती। ये कुछ पॉइंट्स है, ये एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने सोचा मैं कवर करवा देता हूँ। ओके, चलते हैं, फिलहाल हम यहाँ पे पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है कि अंश आवंटन का अर्थ, सॉरी, अनियमित अंश आवंटन का अर्थ। कि अनियमित अंश आवंटन होता क्या है। तो अंश आवंटन संबंधी कानूनी नियंत्रणों या प्रावधानों का अमल किए बिना, अर्थात कि उनका उल्लंघन करके अंश आवंटित किए जाए या किए हो तो उसे अनियमित अंश आवंटन कहा जाता है। अब पूछोगे सर ये कानूनी नियंत्रण या प्रावधान क्या है, तो यही जो 14 पॉइंट्स दिए गए हैं ना, यही पूरा का पूरा तुम्हारा है वैधानिक नियंत्रण और प्रावधान। ठीक है, इन्हीं पॉइंट्स को याद रखना है। हालांकि आपको ये बताने की जरूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि भाई नियम क्या है ताकि आप उसका यूज कर सके। ठीक है, तो ये अगर 14 पॉइंट्स आप फॉलो नहीं करते हो और बिना फॉलो किए आपने अंश आवंटन कर दिया है तो उसे कहा जाएगा अनियमित अंश आवंटन। तो जिसमें आपको याद रखना है, क्या याद रखना है कि कानूनी नियंत्रण और प्रावधान याद रखना है। कानूनी नियंत्रण और प्रावधान को फॉलो किए बिना, यानी उनको अमल में लाए बिना अगर अंश आवंटन करते हो या उनका उल्लंघन करके अंश आवंटन करते हो तो उसे क्या कहेंगे, अनियमित अंश आवंटन कहेंगे। क्लियर हुआ इतना? उम्मीद करता हूं कि ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि अनियमित अंश आवंटन के संयोग क्या क्या है। तो यहाँ पे टोटल 8 संयोग आपके बताए गए हैं, एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला देखो, ये टॉपिक जो है वो आपके प्रीवियस टॉपिक से थोड़ा बहुत रिलेटेड है, इसलिए आपको प्रीवियस टॉपिक भी पता होना जरूरी है, तो एक बार उसको जरूर देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, सबसे पहले न्यूनतम भरपाई निर्गम प्राप्त किए बिना किया अंशावंटन। जैसे क्या हमने पढ़ा है भाई, न्यूनतम भरपाई कितना होना चाहिए, 90% होना चाहिए। जो यहाँ पे देखो लिखा है, कम से कम कितना आवेदन आना चाहिए, 90% आना चाहिए। राइट, तो अगर वो नहीं आता है, उसके बिना ही तुम कर दोगे तो वो तुम्हारा अनियमित हो जाएगा। तो पहला पॉइंट है न्यूनतम भरपाई निर्गम। दूसरा है प्रविवरण की नकल रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के समक्ष पंजीकृत न करवाई हो। प्रविवरण का मतलब होता है विज्ञापन पत्र। याद रखना है, जो विज्ञापन पत्र होता है वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, यानी कि शॉर्ट में याद रख सकते हो ROC। ठीक है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को शॉर्ट में याद रख सकते हो कि ROC के बाद पंजीकृत करवाना जरूरी है। ये हमने पढ़ा था आवंटन की विधि में कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स बनते हैं वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स हमें सेबी ROC यहाँ पे हमें जमा करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट है अंश आवेदन पत्र के साथ शेयर की दार्शनिक कीमत का कम से कम 5% अथवा सेबी द्वारा निर्धारित की रकम प्राप्त न हो। मतलब क्या है, ये भी मैं तुम्हें दिखा देता हूं। यहाँ पे देखो लिखा गया है, क्या लिखा गया है कि प्रकाशित अंश की दार्शनिक कीमत की कम से कम 5% रकम अथवा सेबी द्वारा निर्धारित रकम अंश आवेदन पत्र के साथ मंगवाई जानी चाहिए। मतलब ये है कि अगर शेयर की कीमत 100 रुपए है, ठीक है, तो 100 रुपए तो कम से कम 5 रुपए तुम्हें मंगवाना पड़ेगा, या तो सेबी ने जैसा बोला होगा वैसा। हालांकि सेबी जो है उन्होंने 25% बोला है, ये आपको याद रखना है। हमारी बुक में इसमें नहीं लिखा हुआ है क्योंकि इसमें ऐसा बोल दिया सेबी द्वारा निर्धारित, तो आपको परसेंटेज याद रखने की जरूरत नहीं है। बस आपको इतना याद रखना है कि सेबी द्वारा निर्धारित या तो वो होना चाहिए या तो ये हमारा जो प्रकाशित कंपनी कानून है वो होना चाहिए। ठीक है, दोनों में से कोई एक होना चाहिए। क्लियर है इतना? तो आगे बढ़ते हैं और ये पॉइंट को हम कवर करते हैं। नेक्स्ट है
कंपनी ने एस्क्रो बैंक अनुचित बैंक खाता में खुलवाया न हो, ये तो हम लोगों ने पढ़ा ही था, पहला ही पॉइंट आया था हमारा कि एस्क्रो में खाता खुलवाना जरूरी है, यानी बैंक में खाता खुलवाना जरूरी है, जिसको हम बोलते हैं एस्क्रो बैंक खाता। तो वो अगर हमने खाता नहीं खुलवाया होगा तो हम आवंटन नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है, लिस्टिंग के लिए मान्य शेयर बाजार के साथ समझौता न किया हो, यानी कि अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन जो है वो किसी मान्य शेयर बाजार में ना किया गया हो तब। डिपोजिटरी के साथ समझौता न किया गया, मैंने याद है हमने पहले वाले टॉपिक में पढ़ा था, हमें अलग अलग डिपार्टमेंट के लोगों के साथ मिलजुल के काम करना पड़ता है, तो उसमें शेयर बाजार हो जाएगा, अनुसूचित बैंक हो जाएगा, डिपोजिटरी हो जाएगा, ये तीनों टॉपिक आपको साथ में याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है, सेबी की मार्गदर्शिकाओं और कंपनी अधिनियम के प्रावधानों का पालन किए बिना ही अंश आवंटन किया हो तो। जो मैंने ऊपर एक्सप्लेन कर दिया साफ साफ, मैंने बोला कि हमें सेबी के रूल्स रेगुलेशंस होते हैं और साथ ही साथ कंपनी के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, यानी सेबी की मार्गदर्शिका और कंपनी अधिनियम के प्रावधान, हमें दोनों का ही पालन करना जरूरी है। लास्ट में है कि प्रविवरण में दी जानकारी गलत मार्ग दिखाने वाली या सही ना हो तब। कई बार ऐसा होता है कि जो कंपनियां हैं वो आम जनता को लुभाने के लिए या आम जनता को आकर्षित करने के लिए कई बार कुछ बातें ऐसी लिख देती जो उनकी कंपनी में ना हो, तो ये बात गलत है। ठीक है, अगर ऐसा करके तुमने अंश आवंटन किया है तो वो भी क्या माना जाएगा, वो भी गलत माना जाएगा। ठीक है, तो ये आपको 8 पॉइंट्स याद रखना है। कैसे याद रखना है फिर से बात कर लेते हैं। पहला है न्यूनतम भरपाई, दूसरा है प्रविरण की नकल आरओसी को देना है, तीसरा दार्शनिक कीमत का कम से कम 5% होना चाहिए, या तो जो सेबी ने कहा हो वो। चौथा है हमारा अनुसूचित बैंक में खाता खुलवाना, कौन सा खाता, एस्क्रो बैंक खाता। पांचवा, शेयर बाजार में लिंक करवाना पड़ेगा, यानी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, डिपोजिटरी के साथ समझौता करना पड़ेगा, सेबी और कंपनी के कानूनों का प्रावधान करना पड़ेगा। और आठवां है, अगर विज्ञापन पत्र में गलत जानकारी दी हो तो भाई वो नहीं माना जाएगा। क्लियर है इतना? तो इस तरह से जो मैंने अंडरलाइन किया है, इन्हीं वर्ड्स पे फोकस करना है और इन्हीं वर्ड्स को याद रख के आपको आंसर लिखना है। क्लियर हुआ इतना? समझ में आया? तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला टॉपिक एकदम ही क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं अगले पे। अगला है अनियमित अंश आवंटन के प्रभाव। अब इसके प्रभाव क्या है, तो प्रभाव में हमारे पास टोटल 3 प्रभाव है। ठीक है, तीनों प्रभाव में एक ही बात की गई, भाई रद्द हो जाएगा रद्द हो जाएगा, लेकिन फिर भी देख लेते हैं क्या बोला गया है। जब अंश आवंटन अनियमित हो तब आवेदक अपनी इच्छा से अंश आवंटन रद्द करा सकता है और अपनी भरी रकम वापस प्राप्त कर सकता है। मतलब क्या है, जब उन्हें पता चलेगा भाई या जो सही तरीके से नहीं हुआ है तो वो कैंसिल करा के पैसा अपना मांग सकते हैं। तो उसके बाद आगे लिखा है, अनियमित अंश आवंटन के संयोगों में उल्लेखनीय बात यह है कि आवेदक को नुकसान हुआ हो तो वह चाहे तो रद्द करा सकता है या करा सकता है, और उसके रद्द करवाने की समय मर्यादा निम्नानुसार है। पहला पॉइंट क्या लिखा है कि वैधानिक प्रथम सभा भरने के बाद के 2 मास तक में अंश आवंटन रद्द कराने के लिए आवेदन किया जा सकता है। मतलब ये है कि तुम्हें पता है कि सामने वाला गलत कर रहा है, फिर भी तुम कुछ नहीं बोल रहे, चुपचाप खड़े हो, तो बाद में तुम जाके रो नहीं सकते उनके पास, सीधी सी बात है। उन्होंने कितने महीने का टाइम दिया, 2 महीने का टाइम दिया है, अगर 2 महीने में तुम गए बोल दिए तो बात ठीक है, अदरवाइज तुम कुछ नहीं कर सकते। दूसरा पॉइंट, वैधानिक प्रथम सभा होने के बाद अंश आवंटन किया गया हो तो आवंटन की तारीख के बाद के 2 माह में अंश आवंटन रद्द करवाया जा सकता है, यानी कि वैधानिक सभा हो गई हो। ठीक है, तो वैधानिक सभा होने के जो प्रथम सभा होती है वो होने के बाद उसके 2 महीने, यानी दोनों ही केस में 2-2 महीने की बात हो रही है। क्या लिखा है, वैधानिक प्रथम सभा भरने के बाद, यानी अंश आवंटन हो चुका है उसके बाद वैधानिक सभा हुई। ऐसे समझो कि आज मान लो जैसे कि मैं आज बोलता हूँ 23 तारीख है, ठीक है, 23 सितंबर है, तो क्या बोला है, आज मान लो हमने अंश आवंटन किया, उसके बाद वैधानिक सभा जो हुई थी वो 30 सितंबर को हुई, तो 30 सितंबर से 2 महीने का टाइम मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे बोला है वैधानिक प्रथम सभा होने के बाद अंश आवंटन किया हो तो आवंटन की तारीख के बाद के 2 माह। मतलब मान लो कि तुम्हारी वैधानिक सभा जो हुई थी 30 तारीख को हुई थी, लेकिन तुम लोगों ने अंश आवंटन जो किया था वो 12 अक्टूबर को किया था। ठीक है, कब किया था, 12 अक्टूबर को, तो 12 अक्टूबर से 2 महीना गिनना है। इन शॉर्ट सिंपल सा बात दोनों में ही याद रखना है कि चाहे वैधानिक सभा पहले हो चाहे वैधानिक सभा बाद में हो, लेकिन हमेशा आवंटन के 2 महीने के बाद ही, 2 महीने का बाद का टाइम मिलता है तुम्हें, उसी 2 महीने के बाद में, सॉरी 2 महीने के अंदर में तुम्हें क्या करवाना पड़ेगा, अंश आवंटन को रद्द करवाना पड़ेगा। क्लियर है ये बात? उसके बाद चलते थर्ड पॉइंट में, कोई संचालक जानबूझकर वैधानिक आवंटन के प्रावधानों का उल्लंघन करे तथा अन्य किसी को वैसा करने दे तो ऐसे अनियमित आवंटन के परिणाम स्वरूप कंपनी या अंशधारी का कोई नुकसान या खर्च हो तो चुकाने के लिए संचालक स्वयं जिम्मेदार है। मतलब क्या है कि अगर तुमने जानबूझ की गलती किया है, मतलब तुमने मतलब संचालक ने जानबूझकर कोई गलती किया है, तो याद रखना है या तो जानबूझकर गलती की हो या तो किसी को जानबूझकर गलती करने दिए हो, तो ऐसे केस में अगर अंशधारी को कोई नुकसान या खर्च होगा तो वो नुकसान और खर्च किससे चुकाना पड़ेगा, उसे स्वयं चुकाना पड़ेगा। ठीक है, और इस प्रकार का नुकसानी मुआवजा प्राप्त करने के लिए जरूरी कार्यवाही अंश आवंटन के बाद के 2 वर्ष की अवधि में शुरू करनी चाहिए। ठीक है, तो याद रखना ये 2 साल तक का टाइम है इसके लिए।
क्लियर हुआ इतना? तो ये 3 पॉइंट्स है, तो 3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि ये 3 पॉइंट्स दिया गया है प्रभाव में। ये था आपका अनियमित अंश आवंटन। छोटा टॉपिक है कि ये 4 नंबर में आता है और ज्यादा बड़ा है नहीं, तो 4 नंबर में हमें ज्यादा ऐसा नहीं कि 10-10 पेज का लिखना होता है, छोटे छोटे टॉपिक्स है। ओके, अब चलते हैं अगले टॉपिक पे। अगला है अवैधानिक अंश आवंटन। ठीक है, तो ये भी टॉपिक छोटा सा ही, ज्यादा बड़ा नहीं है, देखो लगभग 1 पेज का ही है कि अवैधानिक अंश आवंटन क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखोगे, अंश आवंटन निम्नलिखित संयोगों में अवैधानिक गिना जाएगा। तो क्या बोला है कि अंश आवंटन अंशधारक एवं कंपनी के बीच हुआ करार है। हम जानते हैं कि जो अंश आवंटन है, याद है हमने पढ़ा था अंश आवंटन पत्र तैयार करना पड़ता है, तो ये जो आवंटन पत्रक है ये एक प्रकार का क्या है, करार है। और करार किसके बीच में है, तो अंशधारक के बीच में है और कंपनी के बीच में है। क्लियर है? तो ये बात याद रखना है कि अंश आवंटन अंशधारक एवं कंपनी के बीच में हुआ करार है। और ये करार संपूर्ण तभी कहलाएगा, ध्यान से सुनना, ये करार जो है वो संपूर्ण करार कब कहलाएगा, जब उसके आवश्यक तत्वों की उपस्थिति हो, अर्थात कि ऐसे आवश्यक तत्वों की कमी हो, और यदि आवंटन हो तो अवैधानिक माना जाएगा। मतलब क्या है, सिंपल समझो कि करार जो है वो संपूर्ण कब माना जाएगा, जब उसके अंदर जो कुछ तत्व निश्चित किए गए हैं वो तत्व उसके अंदर हो। अगर वो तत्व नहीं है, यानी उन तत्वों की कमी हो, तो उसे हम बोलेंगे अवैधानिक माना जाएगा। याद रखना, पहले वाले में जो है, इस वाले में हर जगह बोला गया है कि कंपनी कानून का पालन नहीं किया गया है, कंपनी कानून का जो नियम बनाया गया है, नियंत्रण बनाया गया, उसका पालन नहीं किया गया है। ठीक है, यहाँ पे बोला है कुछ तत्व होना जरूरी है। कंपनी कानून तो बात की बात है, लेकिन फिर भी कुछ तत्व होना जरूरी है। अगर वो तत्व नहीं है तो उसे अवैधानिक माना जाएगा। क्लियर है? अनियमित और अवैधानिक में यही अंतर है कि उसमें कंपनी कानून पे जोर दिया गया है और इसमें आवश्यक तत्वों पे जोर दिया गया है। अब सवाल है कि आवश्यक तत्व क्या है, तो आवश्यक तत्व में यहाँ पे देखोगे तो 4 चीजें दी गई हैं। पहला है निवेदन, यानी सामने वाले क्या करें, रिक्वेस्ट करे, आवेदन करे। बिना आवेदन के तुम किसी को अंश दे नहीं सकते हो। अब ऐसा तो है नहीं कि अपना मन माना और किसी को भी अंश दे दिए, यानी पहले सामने से लोगों का आवेदन आना जरूरी है। तो क्या लिखा है, आवेदक अर्थात की जो भविष्य में अंशधारक बनना चाहता है, उसे कंपनी के समक्ष अंश खरीदने के लिए निवेदन किया हुआ होना चाहिए। क्लियर है? तो इसे हम दरखास्त भी कहते हैं। तो पहला क्या होगा, सामने वाले हमें क्या करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे। याद रखना, सामने वाले पहले क्या करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, आवेदन करेंगे, और उसके बाद दरखास्त की स्वीकार। और तुमने आवेदन का क्या किया है, स्वीकार किया है। यदि आवेदक ने निवेदन किया हो तो कंपनी द्वारा उसे स्वीकार किया होना चाहिए। संचालक अंश आवंटन का ठहराव करते हैं, तब दरखास्त की स्वीकृति कंपनी ने की है ऐसा माना जाएगा। मतलब क्या है कि पहले तो सामने वाले को रिक्वेस्ट करना जरूरी है। अगर सामने वाले ने रिक्वेस्ट नहीं किया तो तुम उसको अंश किस बात का दे दिए। दूसरा, चलो रिक्वेस्ट किया है तो स्वीकार नहीं हुआ है, तो स्वीकार कहाँ होता है, वो होता है संचालक मंडल की सभा में। एक सभा होती है, वहां पे मीटिंग होता है, और मीटिंग में जो तय किया जाता है उसमें कानून पास होता है, उसे हम बोलते हैं ठहराव। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, ठहराव बोलते हैं। ये याद रखना, इसलिए मैंने थोड़ा इसको ज्यादा धार कर दिया। इसे हम क्या बोलते हैं, ठहराव। यानी जब ठहराव होगा तब हम बोलेंगे भाई दरखास्त की स्वीकृति की गई है। क्लियर है इतना? उसके बाद थर्ड है स्वीकृति की जानकारी देना। अब ध्यान से सुनना, सामने वाले ने रिक्वेस्ट किया, तुमने स्वीकार किया, उसको बताना भी तो पड़ेगा। मान लो उसको नहीं बताए हो तो उसको सपना तो आने वाला नहीं है, राइट? तो इसीलिए सामने वाले को बताना पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा, कंपनी को आवेदक को अंश आवेदन की स्वीकृति की जानकारी देनी चाहिए। आवेदकों को, जितने भी आवेदक होंगे, जब कंपनी आवंटन पत्र भेजती है तब दरखास्त स्वीकृत हो गई है और उसकी जानकारी दे दी है ऐसा माना जाएगा। अगर मान लो तुमने इन्फॉर्म नहीं किया, लेकिन तुमने दरखास्त पत्र जो था, सॉरी, जो आवेदन पत्र था जो स्वीकार किया गया है और दरखास्त की स्वीकृति करता एक बनाया गया है, और वो तुमने भेज दिया है, ठीक है, अगर वो भेज दिया गया है तो ऐसा मान लिया जाएगा कि भाई तुम्हारा जो अंश है वो स्वीकार लिया गया है, और सामने वाला ये मान लेगा कि तुमने उनका अंश जो है वो स्वीकार लिया है। ठीक है, उसके बाद लास्ट है प्रतिफल। याद रखना है, बिना प्रतिफल का तो करार होता ही नहीं है। तो कंपनी को आवंटन पत्र में मांगी रकम आवेदक चुकाता है, तब उसे उसने प्रतिफल चुकाया ऐसा माना जाएगा। तो 4 बातें होनी चाहिए। पहला क्या होना चाहिए, सामने से रिक्वेस्ट होना चाहिए। ध्यान से सुनना, पहला क्या होना चाहिए, सामने से रिक्वेस्ट होना चाहिए। रिक्वेस्ट का मतलब होता है निवेदन या दरखास्त, में शॉर्ट में लिखता हूं। पहले क्या होना चाहिए, रिक्वेस्ट होना चाहिए। रिक्वेस्ट का यहाँ पे क्या होना चाहिए, स्वीकार होना चाहिए। फिर स्वीकार की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, स्वीकार की जानकारी, याद रखना है। ठीक है, और लास्ट में इन चारों में, मतलब इन तीनों में लास्ट में जो होगा वो ये है कि बिना प्रतिफल, प्रतिफल का मतलब समझो ऐसे पैसा, बिना पैसा दिए वो काम नहीं करवा सकता है। क्लियर है इतना? तो ये चारों बातों का होना जरूरी है। ये है हमारे आवश्यक तत्व। अब चलते हैं आगे, पढ़ते हैं। नंबर बी में है कि नियमन पत्र के प्रावधानों के विरुद्ध अंश आवंटन किया जाए तो ऐसा आवंटन अवैधानिक माना जाएगा। ऊपर था कंपनी कानून, याद रखना। अनियमित वाले में क्या था, कंपनी कानून था। और यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे है नियमन पत्र। ये 11वीं में पढ़ाया जाता है, नियमन पत्र, आवेदन पत्र। ठीक है, तो ये आपका 11वीं का है नियमन पत्र। ध्यान से सुनना,
पहले वाले में था, यानी कि जो आपका अनियमित है उसमें था कंपनी कानून के प्रावधान और उनके नियंत्रण जो थे, यहाँ पे नियमन पत्र के प्रावधान है, ठीक है। तीसरा है संचालक व्यक्तिगत रूप से अंश आवंटन करे तो वह अवैधानिक माना जाएगा। मतलब क्या है कि संचालक मंडल की जो सभा होती वो नहीं हुआ है, कुछ कानून नहीं पास हुआ है, दरखास्त नहीं हुआ है और ये अपने मन से करने लगा, तो भी क्या बोलेंगे, उसे अवैधानिक बोलेंगे। डी नंबर यानी चौथा, मान्य शेयर बाजार में कंपनी के अंशों की लिस्टिंग संबंधी आवश्यक प्रावधानों का उल्लंघन किया जाए और अंश आवंटन किया जाए तो वह अवैधानिक माना जाएगा। और चौथा और लास्ट है कि शेयर बाजार में पंजीकृत नहीं करवाया गया है और उसके अलावा मतलब बिना पंजीकृत करवाए तुमने क्या किया, अंश आवंटन कर दिया, तो वो अवैधानिक बन जाएगा। क्लियर है इतना? तो इसमें टोटल 4 पॉइंट है, पहले में 4 है। आपका जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो पहला पॉइंट है और उसके ये 4 पॉइंट है, इसीलिए मैंने इस पे ज्यादा फोकस किया, ठीक है। याद रखना है कि जो कुछ करार होता है वो करार में आवश्यक तत्व होना जरूरी है। अगर आवश्यक तत्व नहीं होगा तो वो क्या माना जाएगा, अवैधानिक। अब आवश्यक तत्व क्या है, तो टोटल 4 प्रकार के तत्व है। निवेदन यानी रिक्वेस्ट, दरखास्त की स्वीकार यानी कि स्वीकार शॉर्ट में, स्वीकृति की जानकारी और लास्ट में प्रतिफल यानी कि पैसा होना जरूरी है, ठीक है। अवैधानिक अंश आवंटन सिद्ध करने के लिए आवेदन करना जरूरी नहीं है। जब कंपनी अधिनियम या अन्य किसी कानून के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन कर होने के कारण प्राथमिक रूप से ही अंश आवंटन रद्द माना जाए, तब वैसा अंश आवंटन स्वतः ही अवैधानिक माना जाएगा। एक बात याद रखना, ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार जो है तुम्हारा अवैधानिक अंश आवंटन सिद्ध करने के लिए आवेदन जरूरी होगा। मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार अंश आवेदन होना जरूरी है। कई बार ऐसा होता है कि जब कंपनी अधिनियम या किसी कानून के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन हो तो शुरू से ही वो क्या माना जाता है, अंश आवंटन रद्द माना जाएगा, और तब भी कर दो तो क्या बोल देंगे, उसे अवैधानिक बोल देंगे। यानी ये ऊपर वाले पॉइंट को भी कवर कर ले रहा है, ऊपर वाले मतलब अनियमित वाले को भी। क्लियर हुआ इतना, समझ में आया? तो इस तरह से तुम्हारे 2 पॉइंट है, एक है अनियमित और दूसरा है अवैधानिक। इसका अंतर भी देख लेते हैं, अक्सर अंतर भी पूछा जाता है, ये भी एग्जाम में आया है। फिलहाल अंतर वाला जो क्वेश्चन था वो मार्च 2020 में आया था, ठीक है। अंतर वाला क्वेश्चन कौन से में आया था, मार्च 2020 में आया था कि अनियमित और अवैधानिक में अंतर क्या है। तो सबसे पहले अर्थ की बात करते हैं। तो अर्थ में क्या है अनियमित का, अनियमित अंश आवंटन कंपनी कानून में नियमित अंश आवंटन संबंधी व्यवस्थाओं का उल्लंघन करके किया गया। मतलब ये है, साफ साफ बोल दिया है, इसमें कंपनी कानून के जो प्रावधान है उनका उल्लंघन किया गया है, तब उसे बोलेंगे अनियमित अंश आवंटन। कि भारतीय अनुबंध अधिनियम के अधीन कानूनी करार की या कंपनी कानून की अन्य वैधानिक व्यवस्थाओं का पालन न करके किया गया हो। ध्यान से सुनना कि इसमें पहले बोला है भारतीय अनुबंध अधिनियम के अधीन कानूनी करार की, ठीक है। कानूनी करार का मतलब सामने से रिक्वेस्ट वाला, स्वीकार वाला, ये सारी बातें कर रहा है। और फिर अथवा या कंपनी कानून की अन्य वैधानिक व्यवस्थाओं का पालन न करके किया गया हो। इसमें बोला है कंपनी कानून में नियमित अंश आवंटन संबंधी व्यवस्थाओं का उल्लंघन, यानी पूरा का पूरा उल्लंघन किया हो। इसमें से बोल दिया वैधानिक व्यवस्था का उल्लंघन किया हो, और बाकी का तो करार की बात किया है। क्लियर है इतना? अब बात करते हैं संयोग की। संयोग क्या होता है, विज्ञापन पत्र के पंजीयन से पहले न्यूनतम निर्गम भरने से पहले निर्धारित रकम न मिली हो तब अंश आवंटन किया जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे, अनियमित। यानी कि ध्यान से सुनना, पहला है न्यूनतम निर्गम न आया हो, ठीक है। निर्धारित रकम न आई हो, यानी जो मैंने बोला था 25% 90% वाला, राइट, वो ना आया हो फिर भी तुमने बांट दिया, उसको क्या बोलेंगे, अनियमित। अब इसमें क्या बोला है कि आवेदक के द्वारा आवेदन न किया गया, यानी पहला पॉइंट, या कंपनी के द्वारा निवेदन स्वीकार न किया गया, यानी दरखास्त का स्वीकार या निवेदन स्वीकृति की जानकारी न दी गई हो, तीसरा पॉइंट आपका आ गया। और चौथा है प्रतिफल, यानी ये चारों पॉइंट ना हो तब उसको क्या बोलेंगे, अवैधानिक। और इसमें क्या, न्यूनतम निर्गम और निर्धारित रकम ये सब ना हो तब उसे अनियमित बोलेंगे। क्लियर है इतना? बात करते प्रभाव की। तो अनियमित अंश आवंटन को अंश पाने वाले चाहे तो निरस्त करा सकता है, इसके लिए उसे निर्धारित समय मर्यादा में कार्यवाही करनी पड़ती है। इसमें चाहे तो करा सकता है, ठीक है, साफ साफ लिखा है, चाहे तो करा सकता है, लेकिन समय मर्यादा दी गई है, और समय मर्यादा कितना दिया गया है, 2 महीना दिया गया है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या लिखा है, निरस्त कराने के लिए शेयर पाने वाले कोई कदम उठाने नहीं पड़ते, कारण कि ये अवैधानिक है। अवैधानिक का मतलब था इलीगल। देखो कोई भी चीज अगर इलीगल है ना तो उसमें तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अनियमित है तो रूल का पालन करके बाद में उसे सही बना सकते हो, लेकिन जब अवैधानिक है मतलब इलीगल है तो वो कानूनी तौर से कभी भी शुरू हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो प्रारंभ से ही क्या है, निरस्त माना जाता है। क्लियर है? लास्ट है सदस्यता पर प्रभाव, सॉरी चौथा है सदस्यता पर प्रभाव। इसमें क्या है, अनियमित अंश आवंटन निरस्त किया जाए तब अंशधारक का नाम सदस्य पत्रक में से दूर किया जाने से सदस्यता का अंत होता है। यानी उसका नाम तो लिखा गया था, तो अगर कैंसिल करना है तो उसका नाम हटाना पड़ेगा, तब बोलेंगे भाई उसका अंत हो चुका है। लेकिन अवैधानिक में क्या है, अवैधानिक में तो ये बात ही नहीं उपस्थित होता है कि उसका नाम लिखेंगे, क्योंकि वो शुरू से ही खराब है। जब शुरू से ही खराब है तो निरस्त होने की कोई बात ही नहीं आती है। क्लियर हुआ इतना? और उसके बाद नेक्स्ट है जिम्मेदारी। अनियमित अंश आवंटन में जिम्मेदारी अधिकारी कंपनी
तथा अंशधारकों को नुकसान या क्षति की पूर्ति करने के लिए जिम्मेदार है। यानी याद रखना है कि जो कंपनी के अधिकारी होते हैं उनकी जिम्मेदारी होगी। देखिए, अवैधानिक अंश आवंटन में करार अनुबंध हुआ ही नहीं माना जाता है, इसलिए कोई कदम उठाने की आवश्यकता ही नहीं है। इसमें मतलब करार जब हुआ ही नहीं है, सामने वालों ने कुछ दिया ही नहीं है, तो वो केस किस बात का करेंगे। क्लियर है? तो टोटल 5 पॉइंट है आपके डिफरेंस में, और यहाँ पे मैंने क्लियरली अंडरलाइन कर दिया है और आपको बता दिया कि कौन कौन सी चीजों को याद रखना है। ठीक है, तो ये आपका दूसरा टॉपिक था, दूसरा क्लास था जो हम लोग का खत्म हो गया है। टॉपिक का नाम क्या था? टॉपिक का नाम था अनियमित अंश आवंटन और अवैधानिक अंश आवंटन। ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी बढ़िया से कर लेना। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि क्लास समझ में आ रही होगी। अगर आपको समझ में आ रहा है, देखो एसपी जो है थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है अगर प्रॉपर तरीके से हम ना पढ़े तो, इसीलिए मैंने सोचा मैं आपको पढ़ा देता हूँ। तुम पढ़ने नहीं बैठोगे तो कम से कम ईयरफोन लगा के सुन लेना। ठीक है, फिर भी कोई समस्या रही तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा त्याग पत्र। ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं बता दूंगा कौन से एग्जाम में पूछा गया था, अभी फिलहाल मैं पेपर दिखे टिक कर दूंगा फिर बताऊंगा। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। और लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करते ही रहना, उसके लिए मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके।